हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका KVM इंस्टीट्यूट मंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल क्रम विद्या मंदिर पे। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टॉपिक क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, ये आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। और इसके बाद हम कुछ इससे संबंधित न्यूमेरिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आज। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। चलिए बात करते हैं पहले एक समान विद्युत क्षेत्र की। एक समान विद्युत क्षेत्र इसको बोलते हैं परिमित विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र सममित विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सममित विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र है जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होनी चाहिए और उनके बीच की दूरी ये दूरी भी समान होनी चाहिए। ठीक है, क्या होगा एक समान विद्युत क्षेत्र? जिसमें क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर रहे तथा समान दूरी पर रहे। ऐसे विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी एक तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। इसमें विद्युत द्विध्रुव रखना है। विद्युत द्विध्रुव आप जानते ही हो कि समान आवेश, विपरीत प्रकृति और समान प्रकार के आवेशों के निकाय को जो कि परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उस पर आता है बल आघूर्ण। उस पर बल आघूर्ण ज्ञात करना है। बल आघूर्ण अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसका डायग्राम तैयार करते हैं कि यह है एक समान विद्युत क्षेत्र। पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको और लाइनों के बीच का जो अंतराल है सभी लाइनों में बराबर होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक विद्युत द्विध्रुव रख लेता हूँ। ये विद्युत द्विध्रुव है। ये इसका -q आवेश है इधर, विद्युत द्विध्रुव का ये इधर है +q आवेश। ओके, और द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है इधर रख देता हूँ -q। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a के बराबर कंसिडर लेके चलेंगे हम। ठीक है, ओके। विद्युत क्षेत्र E सदिश है इस तरफ, ये इसका सेंटर हो गया O। ओके, इस तरह से विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। अब ये विद्युत द्विध्रुव पे विद्युत क्षेत्र के कारण दो बल लगेंगे। कहाँ पे लगेंगे भाई? देखो, +q आवेश है, ये +q आवेश है। +q आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई आवेश q विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो आवेश q पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है F बराबर QE। +q आवेश पे तो लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और -q आवेश को विद्युत क्षेत्र में रख दे, ये E विद्युत क्षेत्र है, इसमें ये -q आवेश रखा, इस पे बल लगेगा F बराबर -QE जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। समझे? q आवेश पे बल कितना लगता है? QE के बराबर। किसके कारण लगता है बल? विद्युत क्षेत्र के कारण। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। ये +q आवेश है विद्युत द्विध्रुव का, और इस पे क्या विद्युत क्षेत्र अप्लाई हुआ? इस पे हमने E विद्युत क्षेत्र लगाया हुआ है, तो इस पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में +QE। ये बल इस पे लगेगा इधर। ओके, ये बल इस पे लगेगा इधर। इसको मैं जैसे कि नाम दे दूं, मान लो F1 सदिश इस तरफ लग रहा है। ओके, इसी प्रकार -q आवेश पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में F2 सदिश बराबर -QE सदिश। ठीक है, F2 सदिश बराबर -QE, ये इधर लगेगा। ओके, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। तो होगा क्या इससे? अब इससे होगा क्या विद्युत द्विध्रुव पे? विद्युत द्विध्रुव पे अगर हम कुल बल देखें, विद्युत द्विध्रुव पे कुल बल का मान ज्ञात करें कि कितना बल लग रहा है, तो कुल बल हो जाएगा F सदिश बराबर F1 सदिश प्लस F2 सदिश। F1 सदिश की वैल्यू है QE और F2 सदिश की वैल्यू है -QE। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 0। टोटल बल कितना हो गया? 0। विद्युत क्षेत्र पे इस निकाय में
कुल बल 0 लग रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये विद्युत क्षेत्र स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। स्थानांतरीय गति का मतलब ये इसमें जिस अक्ष पे रखा हुआ है ना, जैसे कि इसका अक्ष ये सेंटर पे रखा हुआ है, ये पेन है, ये पेन इसका अक्ष है, तो ये इस अक्ष पे विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो ये इस अक्ष के चारों ओर घूम सकता है, लेकिन इसका अक्ष ऊपर नीचे आगे पीछे परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, समझे? यानी कि ये विद्युत द्विध्रुव यहाँ रखा है ना, तो ना तो आगे सरकेगा ना पीछे सरकेगा, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये स्थानांतरित नहीं होगा, अपनी स्थिति से स्थानांतरित नहीं होगा, अपनी अक्ष वाली स्थिति पे ये अपनी इस स्थिति पे ही रहेगा। ठीक है, हाँ ये अपने अक्ष के चारों ओर घूम सकता है, ये अपने बिंदु, ये अपना मूल बिंदु जो है ओ, जिसको केंद्र बिंदु कहते हैं, इसके चारों ओर घूम सकता है, लेकिन ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे सरक नहीं सकता, क्योंकि इस पे कुल बल कितना है? 0 है। इसलिए इसमें क्या होगा? कुल बल F बराबर 0, चूँकि F बराबर 0 है, अतः द्विध्रुव में स्थानांतरीय गति नहीं होगी, स्थानांतरीय गति नहीं होती है, गति नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया इसका, द्विध्रुव में कोई स्थानांतरीय गति नहीं होगी। चलो, तो घूर्णन गति होगी, इसमें क्या होगी? घूर्णन गति होगी। और घूर्णन गति भी क्यों होगी, उसका रीजन देखिए। ये विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे एक बल इसको इधर खींच रहा है, एक बल इसको इधर खींच रहा है, तो ये अपने अक्ष के चारों अपने 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 केंद्र पे ऐसे 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 घूम जाएगा। ठीक है, ऐसे रखा था, मैं इसको इधर खींचूं, एक जना इसको इधर से खींचे, ठीक है, तो ये ऐसे घूम जाएगा, घूम जाएगा, घूम जाएगा, घूम जाएगा। यहाँ आके क्या होगा? यहाँ आने के बाद, यानी कि विद्युत क्षेत्र के समांतर आने के बाद एक बल इधर खींच रहा है, एक बल इधर खींच रहा है, दोनों इसको बराबर बल से खींच रहे हैं। तो अब क्या ये आगे रोटेट होगा? आगे घूमेगा क्या? नहीं घूम पाएगा, क्योंकि अब इस स्थिति में ये बल और ये दोनों बल एक ही लाइन पे लग रहे हैं। ये इस रेखा के अनुदिश लग रहा है अब भी, और इधर भी ये इस रेखा के अनुदिश लग रहा है, तो बलों का प्रभाव एक दूसरे को ख़त्म कर देगा और ये घूर्णन गति नहीं करेगा। इस स्थिति में देखो, दोनों बल एक रेखा पे नहीं लग रहे। यहाँ पे ये वाला बल तो लग रहा है इस रेखा के अनुदिश, इधर ये वाला बल लग रहा है इस रेखा के अनुदिश, तो दोनों की जो कार्य रेखा है, जिस पे जो बल लग रहा है, वो अलग अलग है, इसलिए ये घूमेगा। कब तक घूमेगा? जब तक दोनों बलों के कारण ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की रेखा के समांतर नहीं आ जाता है। ठीक है, जब ये विद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाएगा, उस स्थिति को बोलते हैं साम्य अवस्था की स्थिति। क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि ये घूम रहा है, तो घूमने के कारण क्या उत्पन्न होगा? इसमें घूर्णन हो रहा है, घूर्णन हो रहा है तो क्या होगा? घूर्णन के कारण इसमें लगेगा बल आघूर्ण। ठीक है, दो बलों के कारण एक वस्तु को जब घुमाया जाता है अक्ष के चारों ओर, तो उसमें उत्पन्न हो जाता है बल आघूर्ण। ठीक है, अब बल आघूर्ण उत्पन्न हो गया, तो बल आघूर्ण ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? बल आघूर्ण। तो बच्चों, बल आघूर्ण का सूत्र आपको याद होगा, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना बलों के बीच लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये सूत्र है भाई। ठीक है, क्या है? बल गुना बलों के बीच लंबवत दूरी। इस पे बल क्या लग रहा है? QE, और बलों के बीच लंबवत दूरी अब हमें ज्ञात करनी है। तो इस रेखा को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, यहाँ से लंब डाल दो, यहाँ से लंब डाल देंगे। ठीक है ना, ये बिंदु A मान लो, ये बिंदु B मान लो, और ये लंब हो गया यहाँ पे C। ठीक है भाई, देखो ये बल इधर, ये बल इधर, इनके बीच लंबवत दूरी क्या होगी? यही तो होगी, ये वाली लंबवत दूरी होगी ना इनके बीच में, ये है ना, एक बल इधर है, एक बल इधर है, तो बलों के बीच लंबवत दूरी, ये पेन जो ऐसे BC तो होगी, तो ये लंबवत दूरी है। ठीक है, और हम ये भी मान लेते हैं कि ये द्विध्रुव जो है, ये थीटा कोण पे, विद्युत द्विध्रुव के साथ थीटा कोण पे झुका हुआ है। कोई भी कोण तो होगा इसका, किसी न किसी कोण पे तो रखा होगा, उसको थीटा मान लिया है। ओके, ठीक है, ये दूरी हमें BC ज्ञात करनी है। भाई देखो,
ये दूरी BC ज्ञात करोगे आप, तो दूरी BC ज्ञात करने के लिए त्रिभुज बन गया, है ना। तो हम देखेंगे, पहले तो बल लिखेंगे, बल F बराबर है QE, और लंबवत दूरी BC बराबर, ये है लंबवत दूरी, ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है। लंबवत दूरी क्या है? BC। तो BC ज्ञात करेंगे हम इस चित्र से, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से। और इसमें ये दूरी BC भी ऐसे है कि BC इज परपेंडिकुलर ऑन AC, BC AC पे लंब है, BC AC पे लंब है, ये लंब का साइन है, ओके। त्रिभुज ABC से आप ये और ये भुजाओं के बीच में अनुपात ज्ञात करो। ये तो हो गया थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये लंब भुजा हो गई, और ये हो गई कर्ण भुजा। लंब और कर्ण के बीच में क्या संबंध होता है भाई? LA LK तो ये आ गया, लंब बटे कर्ण क्या आएगा? साइन थीटा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC से साइन थीटा बराबर आएगा लंब यानी कि BC, और कर्ण का मान कितना है? AB, BC बाय AB। यहाँ से हम लिख सकते हैं BC बराबर AB साइन थीटा, BC बराबर AB साइन थीटा, ओके। ये तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल, विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल वो 0 आया, 0 आने के कारण ये स्थानांतरी गति नहीं करेगा। अब विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण लगेगा, बलागुण की वैल्यू अब हम ज्ञात कर ही रहे हैं। तो BC की वैल्यू आ गई AB साइन थीटा, F की वैल्यू है QE के बराबर, ठीक है। तो भाई बलागुण का मान हो जाएगा, अब लिखेंगे चूँकि बलागुण बराबर क्या है? बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी, ठीक है भाई, दिख रहा है क्या? ओके, इससे नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी, बल आघूर्ण का जो सिंबल होता है, सिंबल उसको लिखते हैं टाउ से। ये सिंबल होता है भाई, ये हो गया इसका सिंबल टाउ, ठीक है भाई। टाउ बराबर F गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी कितनी है? BC, F इंटू BC। मान रखिए सबका, टाउ बराबर बल का मान है QE इंटू BC का मान कितना आया है? AB साइन थीटा। और भाई AB जो है, AB कितना है? 2A के बराबर है, वो लिख दूंगा मैं इधर, AB साइन थीटा। और आपने माना हुआ है द्विध्रुव आघूर्ण में आवेशों के बीच की दूरी 2A है, तो टाउ बराबर आएगा 2A QE इंटू 2A साइन थीटा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो टाउ बराबर क्या हो गया? टाउ बराबर क्या हो गया? 2A इंटू Q, इसको एक साथ लिख लूँ, 2AQ इंटू E साइन थीटा। चूँकि हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2AQ के, इसलिए टाउ बराबर हो गया PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या आ गया? PE साइन थीटा। ये फॉर्मूला आ गया। बल आघूर्ण ज्ञात करने की समीकरण हो गई ये, समीकरण हो गई ये 1, ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? कैसे करना है? एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे, उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देंगे ऐसे, फिर विद्युत द्विध्रुव का ये -Q आवेश है, इधर +Q आवेश लेंगे, ठीक। -Q आवेश या इसका जो, अच्छा विद्युत द्विध्रुव को हमेशा इस प्रकार से रखना है आपको कि ये जो एंगल होता है ना, ये जो क्षैतिज के साथ जो कोण बन रहा है, वो कोण द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होना चाहिए। देखो माइनस से Q आवेश द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा? इस दिशा में। इसके साथ ही क्षैतिज का कोण बनना चाहिए थीटा। ये क्षैतिज है, ये थीटा है। अगर मान लो आपने ऐसा कर दिया होता कि भाई ये प्लस आवेश यहाँ पे रख देते और माइनस आवेश यहाँ पे रख देते, तो द्विध्रुव आघूर्ण इधर हो जाता, तब ये कोण थीटा नहीं होता। तब हम ये जो डेरिवेशन निकालने ना, उसके लिए थीटा अलग आता। तो हमें स्थिति का ध्यान रखना है कि द्विध्रुव आघूर्ण इस तरह से होना चाहिए कि उसका जो झुकाव है क्षैतिज अक्ष के साथ, उसका जो थीटा कोण जो बन रहा है
वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इस तरह से होना चाहिए, नीचे माइनस क्यू आवेश ऊपर प्लस क्यू आवेश, तो द्विध्रुव आघूर्ण इधर हो जाएगा और इसके साथ ये कितना कोण बनाएगा विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण। तो ये वाला थीटा कोण हमें लेके चलना है, समझे। अगर आप मान लो विद्युत क्षेत्र को तो इधर लेते हो और द्विध्रुव आघूर्ण को उल्टा कर देते हो, तो उल्टा करने से कोण कौन सा बनेगा, ये वाला कोण बनेगा। फिर हमें ये कोण थीटा मान के चलना पड़ता है, इसलिए अच्छा ये रहेगा कि इसको इस तरह से रखें। ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं करना है। तो भाई बल आघूर्ण का फॉर्मूला आ गया, बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी, जिसमें बल का मान तो हमें यहाँ पता चल ही गया है। बल का मान कोई भी एक मान रखना है परिमाण रूप में, प्लस माइनस कुछ नहीं रखना। F बराबर QE। और बलों के बीच जो लंबवत दूरी है, एक बल इधर एक बल इधर, इनके बीच में लंबवत दूरी, ये लंब डाल देंगे यहाँ से, ये BC हो गए। BC का मान ये जो पाइथागोरस, ये जो समकोण त्रिभुज बना है त्रिभुज ABC से, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण है, क्योंकि हमने इस पे लंब डाला हुआ है ना ये वाला, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा इधर, तो ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ से साइन थीटा निकाला, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे करण, लंब का मान है BC, करण का मान AB। ठीक है, रख दिया भाई, BC क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB साइन थीटा आ गया, AB साइन थीटा आ गया, तो टाउ की वैल्यू ये आ गई आपके पास 2AQ बराबर P होता है। ठीक, अच्छा जी, अब आपने पढ़ा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। देखो आपने पढ़ा 11वीं क्लास में कि AB साइन थीटा, अगर दो सदिश हैं A और B और उनको इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B, लिख सकते हैं A क्रॉस B, है ना, A क्रॉस B लिख सकते हैं। और इसको ये भी तो लिख सकते हैं B क्रॉस A, B क्रॉस A, B क्रॉस A बराबर क्या आता, BA साइन थीटा आता है, लेकिन ये तो परिमाण रूप में है, तो बात तो एक ही रहेगी, है ना, बात तो एक ही रहेगी। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टाउ आया है ना, टाउ, इसको अगर मैं सदिश रूप में लिखूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई P क्रॉस E लिख दे, तो ये क्या बनेगा, PE साइन थीटा ही बनेगा। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई E क्रॉस P, E क्रॉस P करेंगे तब भी ये PE साइन थीटा, यानी कि EP साइन थीटा मतलब PE साइन थीटा, परिमाण रूप में मान तो उतना ही आएगा। तो कौन सा हमें लिखना है, हमें ये लिखना है या ये लिखना है ना, इसका भी देखना है हमें। हम इसको P क्रॉस E लिखें या E क्रॉस P लिखें, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। P क्रॉस E लिखेंगे पॉजिटिव आएगा, E क्रॉस P लिखेंगे वो इसके नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट होगा। तो करना क्या है हमें, करना क्या है, देखो हमें ये देखना है कि ये बल आघूर्ण किस दिशा में है। देखिए ये विद्युत द्विध्रुव ऐसे घूम रहा है नीचे की ओर, ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ये कौन सी दिशा है, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है घड़ी के घूमने की दिशा, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। चलो ठीक है, अब इस पे द्विध्रुव आघूर्ण किधर लग रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण देखो ऊपर की ओर है, ये इस पे इधर बनाता हूँ मैं, इस पे ये द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। विद्युत क्षेत्र किधर है, इस तरफ है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र इधर है, द्विध्रुव आघूर्ण ये हो गया, ये द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, थीटा हो गया। अब देखो आप इसको घुमाइए, तो इसको घुमाएंगे तो किसकी दिशा में घूमेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इसको घुमाएंगे तो इधर घूमेगा, नीचे की ओर घूमेगा, नीचे की ओर घूमेगा, तो बल आघूर्ण किधर आएगा, नीचे की ओर। और यहाँ पर भी बल आघूर्ण किधर आ रहा है, नीचे की ओर ही आ रहा है ना। बल, आप एक पेच ले लो, स्क्रू ले लो, स्क्रू रखिए यहाँ पे, पेच रखिए, तो पेच को इधर घुमाइए, इधर घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे, तो पेच ऐसे घूमेगा, तो वो किधर आएगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में आने की कोशिश करेगा। तो मतलब कि ये वाली स्थिति P क्रॉस E और P और क्रॉस E करेंगे तो ये इधर घूम रहा है बल आघूर्ण इस दिशा में, जो कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टाउ वेक्टर बराबर आ गया P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया ये द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, तो इनकी दिशा में ही आ रहा है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। अगर अब E क्रॉस लेते ना, E क्रॉस P लेते, E क्रॉस P लिखते इसको, तो ये द्विध्रुव है ना, इधर घूमना चाहिए था उल्टा, जबकि उल्टा नहीं घूम रहा है, तो ये वाली स्थिति इसकी फिक्स हो गई है। तो टाउ का ये दूसरा फॉर्मूला है सदिश रूप में कि भाई टाउ बराबर हो गया P क्रॉस E, इस तरह से लिख सकते हैं। समझ आया आपको, समझ आ गया होगा। अब मैं इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ लेके चलता हूँ,
इसको कंप्लीट कर लेना। देखो विशेष स्थितियां, पहले जब थीटा बराबर 90 डिग्री है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री है तो भाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई 1। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से देखिए टाउ बराबर है पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेके चलेंगे 0 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा पी ई इंटू साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 1, तो टाउ बराबर आ गया पी, ये मान आ गया, टाउ का मान कितना आ गया पी ई। और ये बल आघूर्ण का अधिकतम मान होता है, क्या होता है मैक्सिमम। यानी कि जब आप किसी द्विध्रुव को ऐसे 90 डिग्री पे रख देंगे विद्युत क्षेत्र के सब लंबवत, ऐसे ये विद्युत क्षेत्र है, ये द्विध्रुव ऐसे रखा है, तो इस स्थिति में इसका जो बल आघूर्ण होगा ये ऐसे 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 इतना घूम के यहाँ पे समांतर आके रुक जाएगा, है ना, इस स्थिति में आके रुक जाएगा। तो ये बल आघूर्ण मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम, टाउ बराबर हो जाएगा पी ई मैक्सिमम। तो आपसे कोई पूछे कि भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम कब होता है, एक विद्युत द्विध्रुव को जब समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा, बल आघूर्ण, है ना। तो बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री है तो बल आघूर्ण अधिकतम होगा, और उसको इस तरह से सोल्व करके दिखा देना। ये पहली स्थिति है, नंबर 1 स्थिति। अब हम बात करते हैं स्थिति सेकंड की। जब थीटा बराबर 0 डिग्री या जब थीटा बराबर 0 डिग्री या 100, पहले 0 डिग्री ले लो, थीटा बराबर 0 डिग्री है तो, थीटा बराबर 0 डिग्री है तो भाई थीटा का मान 0 डिग्री ले लो। तो आपको पता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 के बराबर। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन 0, और 0 का मतलब पूरा ही 0 हो गया ये तो यानी ये हो गया टाउ बराबर 0, ठीक है। जब थीटा बराबर 0 होगा तो बल आघूर्ण नहीं होगा, 0 होने का मतलब बल आघूर्ण नहीं होना। थीटा बराबर 0 कब होगा, जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र है E, ठीक है, और ये विद्युत द्विध्रुव है -q + q, ठीक, इसका ये P भी इधर है, ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है, और विद्युत क्षेत्र रेखा के समांतर होने के कारण थीटा का मान 0 हो गया। तो चूंकि ये पहले से ही समांतर है, इस स्थिति में इस पे जो दो बल लगेंगे, एक उधर एक इधर, दोनों एक ही रेखा में होंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। भाई -QE बल इधर लगेगा, -QE बल इधर लगेगा, +QE बल इधर लगेगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत और बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इस पर कोई बल नहीं लगेगा। कोई बल नहीं लगेगा तो बल आघूर्ण, इस पर बल आघूर्ण कितना हो जाएगा 0, बल आघूर्ण 0, बल युग्म नहीं लग रहे इस पर, बल आघूर्ण 0, तो ये इस स्थिति में इस पर बल आघूर्ण का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। इस स्थिति को बोलते हैं साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था, इसे स्थायी साम्यावस्था कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं, इसे स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो उस स्थिति में द्विध्रुव नहीं घूमता है, कोई बल आघूर्ण नहीं होता उस पर, तो इसे बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। ओके, चलिए तीसरी स्थिति देखिए, स्थिति थर्ड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्थिति थर्ड देखिए। जब थीटा बराबर 180 डिग्री है, तो जब थीटा का मान 180 डिग्री लेके चले तो क्या होगा भाई, देखो चलो इसको मिटा देते हैं। तो साइन 180 की ज़रूरत पड़ेगी, साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है 0 ही होती है,
ठीक है, ओके। तो थीटा बराबर 180 है तो साइन 180 की वैल्यू 0, तो टाउ बराबर क्या आएगा? टाउ बराबर आएगा 0। PE साइन 180 बराबर क्या आएगा? 0। इस स्थिति में भी बलागुण 0 होता है, लेकिन अब इसको डायग्राम से देखें तो ये स्थिति थोड़ी सी अलग आएगी। भाई ये विद्युत क्षेत्र था, ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा है 180 डिग्री पे। कैसे रखेंगे? जब ये माइनस क्यू आवेश इधर है और प्लस क्यू आवेश इधर है, तब तो ये कोण बनता है 0 डिग्री। अब ये द्विध्रुव ऐसे हो गया, प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर, तो कोण कितना बना? तो कोण बना 90 डिग्री। अब 180 कब बनेगा? जब ये प्लस क्यू इधर आ जाएगा, यानी कि ये घूम के आ गया इधर और ये घूम के आ गया इधर, तो द्विध्रुव इस स्थिति पर पहुंच गया। कौन सी स्थिति पर? अब देखो, ऐसे द्विध्रुव ऐसे रखते हैं, पहले के विपरीत, है ना? प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर, तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। बताया ना मैंने, द्विध्रुव आघूर्ण से मापना है। यहाँ से कोण मापेंगे तो ये कितने डिग्री का बनेगा? 180, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण अब इस दिशा में हो गया, इधर हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र इसके विपरीत है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा इनके बीच में? 180 डिग्री का। ठीक है, तो इस स्थिति में भी ये इस पे इधर माइनस क्यू ई बल लगेगा, इधर प्लस क्यू ई बल लगेगा, तो दोनों बल एक दूसरे पे लग रहे हैं। सॉरी, प्लस क्यू ई बल लगेगा इधर, प्लस क्यू ई बल लगेगा इधर, इस पे बल लगेगा इधर। ये इनको खींचने का कोशिश करेगा, ऐसे इसको दबाएंगे, दोनों बल इसको दबाएंगे। ये द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको ऐसे दबाएंगे, ये ऐसे दबाएंगे, तो ये रहेगा तो साम्यावस्था में ही रहेगा, तो साम्यावस्था में ही। ठीक है, लेकिन इस स्थिति को हम कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था। क्या कहते हैं? अस्थायी साम्यावस्था। इसे यहाँ पे टाउ बराबर 0 आ गया, इसे बोलेंगे अस्थायी साम्यावस्था। साम्यावस्था कहते हैं इसे, अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था? इसमें तो कोई अंतर नहीं आया, ये भी 0, ये भी 0, फिर ये अस्थायी साम्यावस्था कैसे हो गई? कैसे हो गई अस्थायी साम्यावस्था? देखिए, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में इस तरह से रखा है कि यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, तो इस पे जो थीटा होता है वो कितना आता है? 0 डिग्री। ओके, अब आप विद्युत द्विध्रुव को अपनी इस साम्यावस्था से थोड़ा सा ऊपर या नीचे करके छोड़ दीजिए। आप इस विद्युत द्विध्रुव को, ये ऐसे साम्यावस्था में रखा है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर करिए अपने बल लगा के और फिर छोड़ दो, तो क्या होगा? वापस यहाँ पे आ जाएगा, वापस यहाँ आ जाएगा, है ना? आप इसको थोड़ा सा नीचे घुमा दो तो क्या होगा? तो भी ये वापस यही आएगा। अर्थात द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था कौन सी स्थिति है? ऐसी स्थिति जिससे द्विध्रुव को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने पर, थोड़ा सा बल लगाकर डिस्टर्ब करने पर वापस पुनः उसी स्थिति में आ जाए, उसे कहते हैं स्थायी साम्यावस्था। वह स्थिति जिसमें द्विध्रुव पुनः वापस लौटकर आ जाता है, उसे बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था की स्थिति। अच्छा, अस्थायी में क्या होगा? आपने प्लस क्यू आवेश यहाँ कर दिया, माइनस क्यू आवेश यहाँ कर दिया। अब द्विध्रुव को थोड़ा सा, आप जैसे ये अभी अस्थायी साम्यावस्था में है, थोड़ा सा इधर हिला दिया, तो थोड़ा सा इधर कर देंगे तो माइनस क्यू आवेश आ गया इधर और प्लस क्यू आवेश आ गया इधर। ऐसे आपने इसको थोड़ा सा एंगल से घुमा दिया, ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है, थीटा डैश एंगल से, तो क्या होगा? इस पे जो माइनस क्यू है वो किधर लग रहा है? माइनस क्यू पे विद्युत क्षेत्र के कारण बल किधर लगेगा? इधर। इस पे बल लगेगा इधर और इस पे बल लगेगा इधर। ठीक है, अब इस पे बल लगेगा इधर, इस पे बल लगेगा इधर, ये घूम के वापस से ऐसे आ जाएगा, ये घूम के वापस ऐसे आ जाएगा। इनकी प्लस क्यू स्थायी साम्यावस्था में पहुंच जाएगा। अगर ये अस्थायी साम्यावस्था में रखा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, तो इस पे जो बल युग्म है वो अपना काम करेंगे। माइनस क्यू आवेश पे बल इधर लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत, प्लस क्यू आवेश पे बल इधर लगेगा, ये घूम के स्थायी साम्यावस्था में आ जाता है। समझे? ये अंतर है साम्यावस्था स्थायी और अस्थायी में। ओके, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कंप्लीट हो गया आपका। इसमें हमने बता दिया है थीटा बराबर 0 होगा तो बलाघूर्ण 0, उस स्थिति को स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। थीटा बराबर 180 होगा तो भी बलाघूर्ण 0, उस स्थिति को अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। और जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो बलाघूर्ण का मान
एक टाउ बराबर पी के बराबर आता है, इसे कहते हैं अधिकतम बलाघूर्ण की स्थिति। ओके, समझ आया आपको? चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार, ये थोड़ा सा और लिखा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया नोट। अब ये देखते हैं क्वेश्चन। कल आपने, इससे पहले वाली वीडियो में आपने विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना सीखा था द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर। ओके, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि ±5 माइक्रो कूलम का एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेशों के बीच की दूरी 1 सेमी है। इस तरह से है, ये एक विद्युत द्विध्रुव ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q, ठीक है। यहाँ पे -5 माइक्रो कूलम, यहाँ पे है +5 माइक्रो कूलम। इनके बीच की जो दूरी है, दूरी 2a से डिनोट की जाती है, बराबर है 1 सेमी के बराबर। इस तरह से है, इस तरह से 1 सेमी दूरी पर रखे हैं। ओके, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इस विद्युत द्विध्रुव से, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु है, 0.30 मीटर की दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। अब आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, ई अक्ष, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? 2kp बाय r³। और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था? kp बाय r³। एक फॉर्मूला ये भी बनाया था मैंने कि ई अक्ष बराबर होता है 2 गुना ई निरक्ष। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का दुगना होता है। याद है ये याद है तो हम इसको सोल्व करते हैं। इस तरह से विद्युत द्विध्रुव हो गया, ए बी पोजीशन पे रखा है, ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। आर का मान आपको दिया गया है तो लिखेंगे, चूँकि Q बराबर है 5 माइक्रो कूलम, ठीक है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। Q बराबर है 5 माइक्रो कूलम, 5 का मतलब हो गया 5 गुना 10⁻⁶ कूलम। दूरी R, यह दूरी R क्या होती है? केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, और यही आपको दी गई है। कितना? 0.3 मीटर। इससे कोई मतलब नहीं है, ये दूरी तो इन दोनों आवेशों के बीच में थी, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती फॉर्मूले में, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको भूल जाओ। हमें ये वाली दूरी दी गई है 0.30 मीटर की दूरी पर, R दिया गया आपको R, तो R बराबर दिया गया है 0.30 मीटर। ओके, अच्छा, ज़रूरत तो पड़ेगी। ज़रूरत किस में पड़ेगी? P ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? P ज्ञात करने के लिए। चलो तो पहले P ज्ञात करते हैं, इसको थोड़ा मिटाओ, ज़रूरत तो पड़ेगी। विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। P बराबर क्या होता है भाई? 2aq। चलो इसका परिमाण ज्ञात कर लो बस। 2aq बराबर कितना आएगा? आवेश का मान है 5 गुना 10⁻⁶ Q। दूरी का मान कितना है? 1 सेमी। 1 सेमी को लिखेंगे 1 गुना 10⁻² मीटर में बदल कर, तो P बराबर आया 5 गुना 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। ये P की वैल्यू आ गई आपके सामने। ओके, अब निकालते हैं अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ई अक्ष फॉर्मूला क्या है देखो, याद भी रहना चाहिए आपको, 2kp बाय r³। 2kp बाय r³। चलो सोल्व करते हैं इसको इधर। तो ई अक्ष बराबर 2, के की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹। P की वैल्यू अभी निकाली आपने 5 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई r³। R का मान कितना है यहाँ पे? यहाँ पे R बराबर दिया गया है 0.30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.330 का क्यूब, 0.30 का क्यूब, ठीक है भाई। तो इसको क्या लिखेंगे? अब सोल्व करो। ई अक्ष बराबर 9 दूनी 18, 18 पंजू 90, ये 90 हो गया, इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना बचेगा? 9 में से 8 गया तो 1 पावर बची,
नीचे वाला और सोल्व करते हैं इसको। ये देखो 3 का क्यूब कितना होता है भाई, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27, अच्छा 3 तिया 9 तिया 27, और 1 0 का क्यूब 3 0 आएगा, है ना, ऐसे होगा भाई। 1 0 का क्यूब करेंगे ना 10 गुना 10 गुना 10 3 बार ऐसे आएगा। और डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 6 संख्या छोड़कर, 1 2 3 4 5 6। चलो इसको ऐसे मत करो, आप इसको ऐसे लिखो, 0.30 है ना ये, इस 0.30 को मैं लिख देता हूँ 3 × 10⁻², थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻² और उसका क्यूब, ठीक है। तो ये कितना होगा, 3 × 10⁻³ का क्यूब तो हो गया 27, और 10⁻² का क्या हो जाएगा -6, तब भी वही आता, अभी यही आ रहा है, ये आ गया। तो ई अक्ष बराबर हो गया 90/27 गुणा 10⁻1 ये, और 6 ये और हो गई, तो कितनी पावर हो जाएगी, ये पावर ऊपर जाके जुड़ेगी, इसमें प्लस होगी, ठीक है। भाग दे दो भाई 90 में 27 का, 9 × 9 होती है 27, तो ई अक्ष बराबर आया 10/3, ठीक है भाई, 9 तिया 27, 9 तिया 90 × 10⁻7, 10/3 × 10⁻7 N/कूलम। कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 10/3 × 10⁻7 N/कूलम। ये पावर का देख लो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे कितने पावर हो गए थे, 6 और 2 8, तो भाई 8 पावर हो गए, ठीक है 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 ठीक है, एक सेमी दिया गया ना हो, 1 × 10⁻2 लिख लेंगे, 5 माइक्रो कूलम है तो यही आएगा। ओके ओके, इतना ही आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, ठीक है भाई। जीरो 0.3, अरे 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 गड़बड़ हो गया, ये 0.3 मीटर में ही है, सॉरी मिस्टेक, ये 0.3 मीटर में ही है, मैंने इसको फिर से मीटर में बदल दिया, गड़बड़ हो गया। तो इसको ऐसे लिखना है बस आपको, 0.3 मीटर में ही है, ये हो जाएगा 3 × 10⁻1। 0.3 को कैसे लिखेंगे, 3 × 10⁻1, और उसका क्यूब होगा ये, तो ये हो जाएगा 27 × 10⁻3, सॉरी यहाँ पे -1 पावर आएगी और उसका क्यूब करेंगे तो ये -3 पावर बचेगी, ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी 4। यहाँ पे कितनी पावर आएगी भाई, 10⁻4 आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब निरक्ष पे बात करें, ई निरक्ष। अब आपको पता है ना, ई निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का आधा होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई अक्ष बाई 2, ऐसे तो था, ई अक्ष बराबर होता है 2 गुना ई निरक्ष, तो ई निरक्ष बराबर ये, तो भाई ई निरक्ष बराबर आया 10/3, इसमें 2 का भाग दे दो, × 10⁻4 बराबर आ जाएगा 10/3 का मतलब ये हो गया 5/3, 5/3 × 10⁻4 N/कूलम। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ गया, 5/3 × 10⁻4 N/कूलम। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र के लिए कंप्लीट हो गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूँ, बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन है बुक में से, एनसीईआरटी बुक 1.20, एग्जाम्पल नंबर 1.20 ये मिलेगा आपको। इसमें कह रहा है कि +- 1000 माइक्रो कूलम का द्विध्रुव आघूर्ण जिनमें आवेशों के बीच की दूरी 2 mm है और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। विद्युत क्षेत्र का मान भी दिया गया है 15 × 10⁻4 N/कूलम, जो विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो बल आघूर्ण ज्ञात करो। देखो इस तरह का डायग्राम बनेगा, आपने जो डेरिवेशन किया ना वही डायग्राम बनेगा। इसमें एक द्विध्रुव है +Q -Q, इस पे जो Q का मान है वो 1000 माइक्रो कूलम है और ये 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। इधर जो विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया है उसकी वैल्यू है 15 × 10⁻4 N/कूलम, 4 N/कूलम। तो और ये जो दूरी दे रखी है ये वाली, ये 2 mm के बराबर है, इनके बीच की दूरी, ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी। तो आप पे इस पे बल आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? बल आघूर्ण। तो सीधा सा फॉर्मूला है, आपको पता है, चूँकि
बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो पहले आप P ज्ञात करेंगे, तो जहाँ P बराबर है 2AQ, P बराबर है 2AQ और 2A का मान दिया है 2 mm, इसको मीटर में बदलो, बराबर हो जाएगा 2 गुना 10 की पावर -3 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं मिलीमीटर, मतलब तो 1000 से भाग करेंगे इसको, तो P की वैल्यू आ जाएगी 2 गुना 10 की पावर -3। ये सीधा 2A का ही मान है, आवेशों के बीच की दूरी 2A बराबर कितना है 2 गुना 10 की पावर -3। इसको दोबारा से 2 से गुना मत कर देना, है ना। Q का मान कितना आया भाई 1000 माइक्रोकूलाम, Q का मान कितना है 1000 माइक्रोकूलाम। 1000 माइक्रोकूलाम का मतलब क्या हुआ 1000 गुना 10 की पावर -6 कूलाम, तो Q बराबर आएगा, ये 10 की पावर 3 हो गया गुना 10 की पावर -6, तो Q बराबर आया 10 की पावर -3 कूलाम। तो Q की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -3, तो P बराबर इस तरह से आया 2 गुना 10 की पावर -6 कूलाम इनटू मीटर। ठीक है, तो इस पे जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जिसको P की वैल्यू जिसको बोले, तो P की वैल्यू आ गई है आपके पास 2 गुना 10 की पावर -6 कूलाम इनटू मीटर। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, अब लिखेंगे अतः टाउ बराबर हो जाएगा, P की वैल्यू रखो 2 × 10 की पावर -6, विद्युत क्षेत्र का मान कितना है भाई 15 गुना 10 की पावर 4 इंटू साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो ऐसे हो गया, इसको सरल करो, 15 दूनी 30 गुना 10 की पावर -6 और 4 -2 बचेंगे, और साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 2 का भाग दे दो, ये आएगा 15 × 10 की पावर -2, 15 गुना 10 की पावर माइनस, यहाँ लिख देता हूँ मैं 15 गुना 10 की पावर -2 बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण का मात्रक तो मैंने लिखा ही नहीं, बल आघूर्ण का मात्रक भूल गए, बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो बल का मान कितना न्यूटन में, और दूरी को किस में मापेंगे मीटर में, तो न्यूटन इनटू मीटर, ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, तो इसमें बल आघूर्ण का जो मान है वो 15 गुना 10 की पावर -2 न्यूटन इनटू मीटर आएगा। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लेना। और आज के इस लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे, स्थिर विद्युत विभव। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।